चले बॉस, डन। चले सर, पहला चैप्टर हमारा, पहला तो नहीं समझो, दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। नया चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। चले बॉस, मैं बोर्ड का सफाया करने चला। चले बॉस, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने चला, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने चला, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। चले बॉस, अभी से लेके आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। फिर वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, आई पे टेढ़े मेढ़े खतरनाक किस्म के सवाल। आधे घंटे के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ने वाला है। चले बॉस, सर इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है मेरे दोस्त? इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है सर? इन्वेंट्री वो चीज जिसका कारोबार किया जाएगा। ऐसा जनाब, इन्वेंट्री वो चीज जिसका कारोबार किया जाता है, इसको खरीद के बेचा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने बोला सर दवागो मेडिकल स्टोर है। दवागो मेडिकल स्टोर क्या करता है जनाब? दवाइयां खरीदता है। कहां से? होलसेल मार्केट से या कंपनी से, और उसको आगे रिटेल में आपको और हमें सबको बेच रहा होता है। तो जनाब, इन्वेंट्री वो चीज जिसका कारोबार किया जाएगा, जिसको खरीदा जाएगा बेचने की नीयत से, जिसको खरीदा जाएगा थोड़ा सा महंगा करके बेचने की नीयत से। ऐसा यानी कि अगर 100 रुपए की चीज खरीदेंगे तो हम उसको कितने की बेचेंगे? 102, 3, 4, 5, मतलब कॉस्ट से ज्यादा की बेचेंगे, वही तो मुनाफा है मेरा। तो जनाब, मैं अगर अपने बिजनेस को 3 कैटेगरी में स्प्लिट करूं, मैंने बोला जनाब, एक कारोबार होता है ट्रेडिंग, एक कारोबार होता है मेरे पास सर्विस प्रोवाइडर, और एक कारोबार मेरे पास होता है मैन्युफैक्चरिंग। जी सर, जनाब ये मेरे पास ट्रेडिंग बिजनेस वाले क्या करते हैं? सर ट्रेडिंग बिजनेस वाले इन्वेंट्री को खरीदते हैं और जस्ट बेच देते हैं। इनका काम क्या होता है लड़के? इनका काम होता है जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। इन्वेंट्री को खरीदा और उसको सेल कर दिया। मैंने बोला अब दोस्त, फॉर एग्जाम्पल जनाब, दवागो वाले हो गए, मेडिसिन खुद तो नहीं बनाते ना भाई, ये खरीद के लाते और आगे इसको बेच देते हैं। यहां पे इन्वेंट्री को क्या कहा जाता है दोस्त? यहां पे इन्वेंट्री कहा जाएगा या मर्चेंटाइज इन्वेंट्री कहा जाएगा। इन्वेंट्री कहा जाएगा या मर्चेंटाइज इन्वेंट्री कहा जाएगा, या तो स्टॉक कहा जाएगा, स्टॉक्स। एग्रीड? ये कहलाती है इन्वेंट्री। सर सर्विस प्रोवाइडर वाला क्या होता है? सर सर्विस प्रोवाइडर वाला ना कोई चीज खरीदता है ना कोई चीज बेचता है, बल्कि जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। इसका मतलब दोस्त, इसकी कोई इन्वेंट्री नहीं होती। सर तीसरा बिजनेस मेरे पास कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या करता है जनाब? मैन्युफैक्चरिंग वाला इन्वेंट्री को खुद बनाकर बेच रहा होता है। फॉर एग्जांपल, यानी कि खुद बना के बेच रहा है। मैं इसको बोलूंगा जनाब बाय प्रोडक्शन। मैंने माल खरीदा, प्रोड्यूस किया और देन उसको मैंने सेल किया। बात मानते? ऐसे काम चल रहा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल जनाब टेक्सटाइल है। फॉर एग्जांपल दोस्त टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल वाले क्या करते हैं सर? टेक्सटाइल वाले इन्वेंट्री को, सर टेक्सटाइल वाले क्या करते हैं? टेक्सटाइल वाले जनाब कॉटन, रुई खरीदते हैं, उसको ये लोग प्रोसेस करते हैं। रुई से धागा बनाया, सफेद कपड़ा बनाया, फिर कलर वलर दिए और फिर शर्ट वर्ट सी, और उसके बाद प्रोडक्ट बना के मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। ऐसे बिजनेस मेरे पास क्या कहलाते हैं? मैंने दवाइयां बनाने वाले, फार्मास्यूटिकल वाले जनाब केमिकल खरीदते हैं, आपस में कुछ प्रोसेस करते हैं, गोलियां बनाते हैं, मार्केट में उसको बेचते हैं। ऐसे बिजनेस को क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग। सर यहाँ पे इन्वेंट्री कितने किस्म की होती है दोस्त? यहाँ पे इन्वेंट्री 3 किस्म की होती है। एक रॉ मटेरियल, हम ही पहले पढ़ चुके हैं। एक रॉ मटेरियल जिस चीज से प्रोडक्ट बनाया जाएगा। टेक्सटाइल के लिए कॉटन, फार्मास्यूटिकल के लिए केमिकल, गाड़ियों के लिए स्टील, बॉडी शॉडी, ये सारी चीजें, मोबाइल फोन के लिए वो आईसी, चिप, स्पीकर, ये सारी चीजें। हमने बोला सर रॉ मटेरियल जिस चीज से प्रोडक्ट बनाया जाएगा। सर प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, महीना अभी खत्म हो गया, आपको कॉस्टिंग करनी है। ये अभी मटेरियल नहीं है और ना ही प्रोडक्ट बना है। ये क्या है मेरे पास? अभी प्रोडक्ट बन रहा है। इसको मैं क्या बोलता हूं दोस्त? इसको मैं बोलता हूं वर्क इन प्रोसेस। इसको मैं क्या बोलता हूं दोस्त? वर्क इन प्रोसेस। गुड्स मेरा बन गया, तैयार हो गया, रेडी हो गया। गुड्स मेरा रेडी हो गया, बन गया, तैयार हो गया। इसको मैं क्या बोलेगा?
ये तीनों मेरे पास इन्वेंट्री हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, एग्री करते हो? सर ये मेरे पास इन्वेंट्री है। सर इन्वेंट्री कहां पर आती है अकाउंट्स के अंदर? अकाउंट्स के अंदर दोस्त इन्वेंट्री कहां पर आ रही होती है? मैंने बोला सर इन्वेंट्री हमारे पास, इन्वेंट्री का नंबर हमारे पास कहां आ रहा होता है? हमने बोला सर इन्वेंट्री का नंबर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा होता है। बात मानते, जिसको आप लोग पहले जमाने में क्या बोलते थे? बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पहले जमाने में इसको क्या कहा जाता था? बैलेंस शीट। कोई दिक्कत? और सर इसका कुछ नंबर कहां पर आता है तुम्हारे पास? इनकम स्टेटमेंट। याद करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में होती है और वहां पे क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होता है। ऐसा ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस और लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो सर ये इन्वेंट्री का नंबर इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। मुझे इस इन्वेंट्री की चीज की वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन का मतलब कितने की रिकॉर्ड करें। फाइनेंशियल पोजीशन में नंबर आता है, किलो नहीं आता। कितने किलो कॉटन पड़ी है वो नहीं आती, कितने रुपए की पड़ी है वो आती है। बात मानते? बात मानते? दवागो मेडिकल स्टोर का क्लोजिंग स्टॉक, सर ये नहीं आता कितने डब्बे पैनाडोल के हैं, कितने डब्बे अकाउंट्स के अंदर क्या छप रहा होता है, कितने रुपए के हैं। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? मुझे बेसिकली इसकी क्या करनी है? वैल्यूएशन। सर वैल्यूएशन करने के दो तरीके, या तो आप इसकी वैल्यूएशन करेंगे फीफो से, या तो आप इसकी वैल्यूएशन करेंगे, है जी? बोले बोले वेटेड एवरेज, जिसको तुम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हो? एफ को बोलते हो, पता नहीं क्यों कहते हैं लेकिन एफ को है, वेटेड एवरेज जी। डन है जी। सर फीफो का मतलब क्या है दोस्त? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? फर्स्ट इन। ये तुम लोग पढ़ चुके हो पीआरसी के अंदर, अज्यूम करता हूं मैं। क्या मतलब था भैया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का? जो पहले इन्वेंट्री आई है वो पहले इन्वेंट्री बिक जाएगी। यहां पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अल्फाज क्या होगा? जो इन्वेंट्री पहले आई वो पहले प्रोडक्शन में माल बनने के लिए चली है। जो कॉटन रुई हमने पहले खरीदी वो पहले कपड़े बनने के लिए जाएगी। एग्री करते हो? वेटेड, इसमें क्या था वेटेड एवरेज के अंदर? सर जो पहले आई बाद में हमें नहीं पता, हमने बस एवरेज कर दिया भाई, कहानी खत्म, कहानी खत्म, कहानी खत्म। वो मेथड कौन सा है मेरे पास? वेटेड एवरेज। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? तो इन्वेंट्री का नंबर इतना जरूरी है कि आपके पास कहां रहा होता है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितने किलो केजी है, कितने किलो कॉटन है, ये मेरे को नहीं लिखना होता। मेरे को क्या लिखना होता है? नंबर्स लिखने होते हैं। कितने रुपए का माल पड़ा हुआ है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत नहीं है? लड़के सुनो, मैंने बोला सर मेरा एयर एंड हुआ दोस्त, मेरा एयर एंड हुआ फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर 23 को, साल खत्म हुआ, अकाउंट्स बन रहा है। हमने बोला सर इन्वेंट्री जरा चेक करके आओ, चेक करके आओ जरा इन्वेंट्री। हमारा फॉर एग्जाम्पल दबागो का काम है, मेडिकल स्टोर है हमारा, हम लोग सिर्फ पैनाडोल बेचते हैं। अज्यूमिंग जिंदगी आसान रखने के लिए, समझने के लिए हम सिर्फ क्या बेचते हैं? सिर्फ पैनाडोल बेचते हैं। हमने बोला सर जाओ जाके स्टोर में जाके गिनती गिनो कितने डब्बे पड़े हैं। आप गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने गिनती गिनी, क्लोजिंग स्टॉक। सर आपके पास 500 डब्बे पड़े हैं। कितने डब्बे पड़े हुए? 500 डब्बे, बोले तो 500 यूनिट्स पड़े हुए। एक डब्बा 1 यूनिट हुआ। कितने डब्बे पड़े हुए? 500 डब्बे पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा यही काम है। अगर तो पैनाडोल भी होती, वो खांसी के सिरप भी होते, ये वो अला बला, तो मैं क्या लिखता? क्लोजिंग स्टॉक पैनाडोल, खांसी का सिरप, हाइड्रेल और विटामिन की गोलियां और ये वो अला बला। इस तरह से इन्वेंट्री मेंटेन होती है। एग्री करते हैं? अभी आसान रखने के लिए, जिंदगी आसान रखने के लिए सिर्फ पैनाडोल। कितने डब्बे सर? हमने बोला सर कितने रुपए के? अकाउंट्स में तो रुपए जाएंगे। हमने बोला सर देखें पूरे साल खरीदे हमने, कभी ये डब्बा हमें जो है ना वो 50 रुपए का मिला है, कभी 55 का, कभी 52 का, कभी 65 का, तो पूरे साल चलता है भाई। यहां पे कौन सा वाला अमाउंट लिखेंगे दोस्त? यहां पे कौन सा वाला अमाउंट लिखेंगे? हमने बोला सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले था वो बिक गया, कौन सा बच गया एंड में, या उसको एवरेज आउट कर लो। इसका मतलब है सर हमें यहां पे इस नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जिंदगी आसान रखने के लिए सर ये जो डब्बा है ना वो 100 रुपए का, 100 रुपए पीयू, पीयू का मतलब पर यूनिट, पर यूनिट। एक डब्बा कितने का? 100 रुपए का। और कितने रुपए की इन्वेंट्री, कितने यूनिट सर? 500, तो कितने रुपए बन गए हैं जी? 50,000 का माल पड़ा हुआ है। बैलेंस शीट में कितने नंबर से जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? 50,000 से, ठीक हो गया। और इनकम स्टेटमेंट में कितने से जा रहा होगा क्लोजिंग स्टॉक? 50,000 से। कोई दिक्कत परेशानी? सर कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कब पड़ा हुआ है? हाँ ईयर एंड पे। तो मैंने बोला सर जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें बिक जाएगा,
बिल्कुल सर, मेरी एक्सपेक्टेशन ही यही है। ये थोड़ी ना दुकान हमने खत्म कर दी अब कभी नहीं खुलेगी, नहीं सर खुलेगी, कल सुबह खुल जाएगी दोबारा। 1 तारीख को ये डब्बे कब बिक जाएंगे? कल को बिक जाएंगे। सुनना, मैंने बोला सर अच्छा ये डब्बे कितने के खरीदे, कितने के बेचोगे? मैंने बोला सर मैं 110 रुपए का बेचता हूं, ज्यादा मुनाफा नहीं, हर डब्बे पे कितने पैसे कमाता हूं? 10 रुपए। चलो सही है। अगला साल आया, बोले तो कौन सा साल? सन 2024, और शुरू के 1 आध हफ्ते के अंदर माल बिक गया। मैंने बोला सर क्या इनकम स्टेटमेंट बनी? सेल्स कितने डब्बे बिक गए? 500 यूनिट बिक गए। कितने रुपए के हिसाब से? अज्यूमिंग 110 रुपए के हिसाब से 10 रुपए प्रॉफिट रख के हम बेच देते हैं। कितने लड़के? हाँ जी, हाँ बोले बोले 55,000। कितना दोस्त? 55,000। हमने बोला सर लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल बोले तो ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग में कितना माल पड़ा हुआ था? हमने बोला सर 500 यूनिट पड़े हुए थे। किस रेट पे? 100 रुपए। बोले तो कितने का माल पड़ा हुआ था? 50,000 का। एग्री करते हो? अज्यूमिंग 2024 के अंदर हमने कोई इन्वेंट्री नहीं खरीदी। अज्यूमिंग हमने, सवाल आसान रखने के लिए, ओपनिंग के अंदर हमने इस साल 2024 में कोई इन्वेंट्री नहीं खरीदी, तो सर जितने डब्बे थे वो सारे के सारे बिक गए। तो क्लोजिंग स्टॉक भी कुछ नहीं, क्लोजिंग स्टॉक भी कुछ नहीं। तो मेरे पास कितना आ गया सर? कितना मुनाफा? 5,000 का प्रॉफिट। बात मानते हैं? हमें पता है सर ये पैनाडोल की डिमांड बहुत है, लोग बंटी की तरह खाते हैं, और ये फौरन जो है ना बिक जाएगी, और मुझे पता है मेरा कितना मुनाफा हो जाएगा। इस क्लोजिंग स्टॉक जो कि 31 दिसंबर में बचेगी है, कितनी यूनिट पड़े हुए हैं? 500 यूनिट। सर इसमें मुनाफा है मेरे पास, कितना मुनाफा है? इस प्रॉफिट को इधर बुक कर लो 2023 के अंदर। कर सकता है मैं कर सकता है? मेरे को पता है यार बिक जाएगा, कल सुबह दुकान खुलेगी, 2-3 जनवरी को बिक जाएगा माल, पता है मेरे को। सर 5,000 का प्रॉफिट है भाई, है क्या 2023 में बुक कर लूं? क्यों? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्यों प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? सर फ्यूचर में जो बेनिफिट आएगा उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर भैया ये बिकता 106 रुपए का, ये बिकता फॉर एग्जाम्पल सर 96 का, अब अगर ये अभी तो बिक रहा था मुनाफे में, सर पैनाडोल लोग खरीद ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया भाई, सब सेहतमंद हो गए, किसी के सर्वर में दर्द नहीं हो रहा, किसी को बुखार नहीं हो रहा, कोई नहीं खरीदे, तो मजबूरी की तरह हमें कितने का बेचना पड़ रहा है? 96 का बेचेंगे। बेचा नहीं है सर, बेचेंगे। तो जनाब कितना जरा बताएंगे? 500 मल्टीप्लाई में 96, 48,000। कॉस्ट तो वही की वही खड़ी हुई है, तो लड़के मेरे को कितने का लॉस हो जाएगा? 2,000 का लॉस। बुक कर ले। यस, अब ये लॉस बुक कर लिया जाएगा। कितने का लॉस बुक करेंगे? 2,000। कितने का लॉस? कैसे बुक करोगे? हाउ? प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना। हाउ? कैसे बुक करेंगे? ऐसे बुक करेंगे। आपने बोला सर देखिए इस इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए। 5,000 सॉरी 500 डब्बे। हमने बोला सर देखिए 500 डब्बे मल्टीप्लाई बाय एक डब्बा अगले साल जो शुरू होने वाला है कितने का बिकेगा? 96 का। तो सर मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? 48,000। कितने मिल जाएंगे दोस्त? 48,000। मैंने बोला सर क्लोजिंग स्टॉक कितनी है मेरे पास? 50,000। लेकिन ये बेच के कितने पैसे मिल जाएंगे? 48,000। अब जब मैं, सुनना जरा, अब जब मैं अपने अकाउंट्स बनाऊंगा कब के? 31 दिसंबर सन 2023 के। कब के दोस्त? 31 दिसंबर 2023 के। तो 2023 में जो भी सेल्स आई, अज्यूमिंग अपनी तरफ से डाटा दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल 2023 की जो मैंने अकाउंट्स बनाए उसके अंदर जो सेल्स है वो 6 लाख रुपए से, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2023 की अकाउंट्स बना रहा हूं। तो ओपनिंग कब का? 1 जनवरी 2023 या पिछले साल की एंडिंग 2022 का 31। कितना क्लोजिंग था? अज्यूमिंग अपनी तरफ से बोल रहा हूं जनाब 1,50,000। परचेजेस मैंने कितनी की हैं? सर फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से मैं डाटा दे रहा हूं जनाब 4 लाख की मैंने परचेजेस की हैं, और लेस क्लोजिंग स्टॉक। सर सुने 2023 की क्लोजिंग कितनी लड़के? पहले 50 करके देखते हैं। पहले हम 50 करके देखते हैं। पहले हम 50,000 करके देखते हैं। तो सर कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स लोग दोस्त बताओगे? हाँ कितना? 5 लाख? पता नहीं है। 5 लाख? 5 लाख
चले सर, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 2023 के अंदर? 1 लाख। ये जिंदगी चल रही थी, ये जिंदगी चल रही थी। क्लोजिंग में कितने इन्वेंट्री बच गई है लड़के? अगले साल ये कितने की बिक रही थी? 110 की। तो अगले साल कितना प्रॉफिट कमाने वाले थे? 5000 सेट है। लेकिन सडन कुछ हैपन हुआ, अब ये इन्वेंट्री 110 की नहीं बिकेगी, कितने की बिकेगी? अगले साल यही माल तुम बेचोगे, कितने का लॉस हो जाएगा? इस लॉस को आप 2023 के अंदर ही रिकॉर्ड करें। कैसे रिकॉर्ड करें? अब प्रॉफिट तुम्हारा 2023 के अंदर 1 लाख नहीं है, कितना हो गया? 2000 का लॉस जो अगले साल होने वाला है उसको भी इसी साल में रिकॉर्ड करो। तो बेसिकली कितना कर दो इसको? 98। कैसे 98 करेंगे लड़के? अब मैं इसको 50,000 से रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्लोजिंग स्टॉक, कितने से रिकॉर्ड कराऊंगा? जितने का ये माल बिकेगा दोस्त, कितने का? 48,000 का। 48,000 का। तो दोस्त ये कितनी हो जाएगी मेरे पास? शायद 5,02,000। तो लॉस कितना, अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? क्या बात समझ में आई? मैंने अगले साल की इन्वेंट्री को, लॉस को भी कितने से बुक कर लिया? मैंने उसी साल 1 साल पहले ही बुक कर लिया, लेकिन गेन को मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता हूं। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी। तो जनाब इस चैप्टर के अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहली, इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करें, कैसे? या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज से। सेकंड, इसकी एनआरवी कैलकुलेट करें। और थर्ड, हमें इसकी एंट्रीज बनानी है। तो इस चैप्टर के अंदर जनाब हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक, हम पढ़ने वाले हैं फीफो और वेटेड एवरेज। दूसरी दोस्त एनआरवी का कॉन्सेप्ट। और तीसरा, मैं यहां पे एंट्री सीखने वाला हूं। क्या इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एग्जाम में आता है सर, ये एक आधा टाइम में घूम दे के आ जाता है, 10-10, 15-15 मार्क्स का है। इस चैप्टर के अंदर भी 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या इस चैप्टर का ओवरव्यू बन गया कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? कॉस्ट, फीफो और वेटेड एवरेज क्यों जरूरी है, एनआरवी क्यों जरूरी है, एंट्री के तो आपको पता है, एंट्री नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग कैसे होगी, अकाउंट कैसे बनेंगे। क्या आप बात समझ में आई चैप्टर के बॉस? चले सर, कॉपी करेंगे आप लोग कॉन्सेप्ट को और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले जनाब आगे बढ़ते हैं बॉस। क्या हम बोर्ड का सफाया करें? तो हमें समझ में आ गया जनाब, इस चैप्टर के अंदर हमने 3 चीजें पढ़नी है, फीफो, वेटेड एवरेज, एनआरवी और हमारे पास एंट्री से उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाए। ओवरव्यू क्लियर चैप्टर का। चलो जी चले बॉस, आगे बढ़ते हैं जनाब। एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोक्योर टू पे। एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं जनाब, प्रोक्योर टू पे। चले बॉस सीखते हैं सीन क्या है। सुने सब, प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? परचेस। पे का मतलब पेमेंट, यानी कि मटेरियल, इन्वेंट्री को खरीदने से लेके पेमेंट तक का प्रोसेस, यानी कि इन्वेंट्री को खरीदने से लेके पेमेंट तक का। सर मटेरियल को इस्तेमाल कौन करेगा? रुई, कॉटन कौन इस्तेमाल करेगा? प्रोडक्शन वाले। सुनिएगा जनाब, सुनिएगा। मैंने बोला दोस्त, मैंने बोला जनाब, ये मेरे पास प्रोडक्शन वाले हैं, ये मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जनाब। मटेरियल खरीद के कहां रखा जाता है? स्टोर के अंदर। मटेरियल खरीद के कहां रखा जाएगा? स्टोर के अंदर। मटेरियल इस्तेमाल कौन करेगा? प्रोडक्शन वाले। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल है तो जनाब किसको खरीदा जाएगा? रुई खरीदा जाएगा। रुई खरीद के कहां रखी जाएगी? स्टोर के अंदर। और उसको इस्तेमाल कौन करेगा? प्रोडक्शन वाले। सुनना जी, प्रोडक्शन वालों ने रिक्वेस्ट दी जनाब हमें कॉटन चाहिए। प्रोडक्शन वालों ने रिक्वेस्ट दी जनाब हमें कॉटन चाहिए। किसको बोलेंगे? किसको अर्जी देंगे? किससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कॉटन चाहिए? स्टोर डिपार्टमेंट में। क्यों? चीज पड़ी हुई का स्टोर में, तो स्टोर वालों को बोलेंगे ला भाई हमारे लिए तो खरीदा गया है, रख के कहां बैठे हो, ला दो। किससे रिक्वेस्ट करेंगे सर? स्टोर से। स्टोर बोलो इसको, वेयर हाउस बोलो या कुछ भी बोलो। इन्होंने, प्रोडक्शन वालों ने रिक्वेस्ट की स्टोर से। जिस कागज, एक कागज से रिक्वेस्ट करेंगे ना, क्यों? कॉर्पोरेट के अंदर तो कागज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक कागज से या सिस्टम बेस्ड रिक्वेस्ट करेंगे तो ये मेरे पास कहलाता है जनाब मटीरियल रिक्वेस्ट नोट या फिर मटीरियल रिक्वेजिशन नोट। इन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे मटेरियल चाहिए। अगर तो मटेरियल अवेलेबल है, अगर तो मटेरियल
अवेलेबल है, हमने बोला सर इफ अवेलेबल, इसको हम यूं लिखते हैं, हमने बोला सर अगर तो ये अवेलेबल है, इफ अवेलेबल, तो जनाब ये मटेरियल उठा के इनको दे दिया जाएगा। जा भाई काम कर, चल रही बात। अगर तो मटेरियल अवेलेबल है तो इसको दे दिया जाएगा। ये कौन से कागज पे साइन कराएगा? ये साइन कराएगा, इसने मटेरियल इशू किया तो ये मटेरियल इशू नोट पे कागज पे साइन कराएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? डन है। अगर तो मटेरियल अवेलेबल है, इफ अवेलेबल, यस। अगर तो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, अगर तो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इफ अवेलेबल नो। अगर तो मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो सर ये क्या करेगा? ये बोलेगा भाई मटेरियल खरीदो, मटेरियल खरीदो। मटेरियल नहीं है हमारे पास, स्टोर खाली पड़ा है, रुई कॉटन खरीदो। कॉटन खरीदने की जिम्मेदारी किसकी है? परचेज डिपार्टमेंट की। इन स्टोर वालों का काम क्या? सिर्फ संभाल के रखना, कीड़े ना लगे, खराब ना हो, सही पानी वानी लगे, इनका ये काम है। जब वो मांगे तो उनको पहुंचा दे, ये काम है। खरीदने की जिम्मेदारी किसकी है? परचेज डिपार्टमेंट की। तो जनाब स्टोर वाला रिक्वेस्ट देगा किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा भैया मटेरियल खरीदिए, मटेरियल खरीदिए। कोई कागज वागज इसको लिख के देगा। इसको ये बोलता है मटेरियल परचेज रिक्विजिशन। रिक्वेस्ट है, रिक्विजिशन का मतलब रिक्वेस्ट है कि जनाब मटेरियल परचेज कीजिए, ये रिक्वेस्ट हम आपसे कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट वाला क्या करेगा? परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? सप्लायर को ढूंढेगा, रेट वेट लेगा, अच्छी कॉटन देखेगा, सस्ती और अच्छी कॉटन, और एक पार्टी उसको मिल गई एबीसी लिमिटेड, उसको बोलेगा हाँ भैया आप एक काम करें, आप जो है ना वो हमें ये कॉटन खरीद के लेकर आइए। इसका मतलब जनाब परचेज वाला क्या करेगा? परचेज वाला फिर कांटेक्ट करेगा किससे? सप्लायर से। किससे कांटेक्ट करेगा जनाब? सप्लायर से। और सप्लायर को बोलेगा जनाब फटाफट जनाब कॉटन लेके पहुंचो। कॉटन सप्लायर बोलेगा कोई कागज वागज तो दो, ऐसा ना हो कि मैं ट्रक लोड करके गाड़ी लेके पहुंचू तुम्हारी फैक्ट्री के, तो तुम मना कर दो, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, भागो यहां से। बोला यार मेरे तो सारे पैसे वैसे कॉस्ट तो लगा, कोई कागज तो दो, कोई एविडेंस तो दो, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो करो, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो करो। उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या होता है? उसको कॉर्पोरेट में कहा जाता है परचेज ऑर्डर। क्या कहा जाता है? परचेज ऑर्डर दे दिया। सप्लायर क्या करेगा सर? ट्रक लोड करेगा, माल लेके पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? फैक्ट्री के अंदर। कहां पहुंचेगा बॉस? फैक्ट्री के अंदर। अब सुने, ये माल लेके पहुंचा फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री में कहां पहुंचाएगा? परचेज वाले के पास, स्टोर में पहुंचाएगा। ये कहां पहुंचाएगा बॉस? स्टोर के पास। तो जनाब सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर ने इन्वेंट्री उठाई और ट्रक लेके पहुंच गया, और कहां डिलीवर कर दिया? स्टोर के अंदर। एग्री करते हो? एग्री करते हो? स्टोर वाले ने देखा हाँ भाई माल वाला है, सब कुछ है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जी, इसने गाड़ी से ट्रक लोड करके सारा सामान कहां उतार दिया? स्टोर के अंदर। इसका मतलब है इसने डिलीवर कर दिया। फिर ये स्टोर वाला क्या करेगा? स्टोर वाले कागज बनाएगा, क्योंकि इसको भी तो रिसीविंग चाहिए ना, कल को मुकर गया तो, कल का वो मुकर गया तो इसको भी एक कागज चाहिए। तो ये स्टोर वाले कागज बनाएगा, जिसको क्या बोलेगा? गुड्स रिसीव्ड हो गए मुझे, गुड्स रिसीव नोट। बात समझ में मैंने क्या बोला? बात समझ मैंने क्या बोला? स्टोर सप्लायर वाला बोलेगा पैसा तो दो, माल मैंने डिलीवर कर दिया। बोला पैसे देने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। पैसे देने की जिम्मेदारी किसकी है? परचेज वाले की नहीं है, फाइनेंस वाले की, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले की। भाई इसकी जिम्मेदारी है। सप्लायर बोलेगा, सप्लायर को हमने बोला भाई काम करो, तुम जो इनवॉइस है, पैसे तो तब मिलेंगे ना जब तुम इनवॉइस दोगे। तुम जो इनवॉइस है, जो पर्ची है, जो रसीद है, वो तुम कहां जमा करा दो? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। पैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट देगा। बात मानते हैं? ये होता है प्रोडक्शन टू प्रोक्योर का हिसाब किताब। अब आओ एंट्रीज के ऊपर, जिसके लिए तुम्हें चार्ट समझाया गया है। एंट्रीज पर आओ। प्रोडक्शन वाले ने स्टोर वाले को बोला लो अभी माल दो, कोई एंट्री बनेगी? अभी तो सिर्फ रिक्वेस्ट हुई ना, इल्तिजा हुई है। स्टोर वाले ने के पास जो है वो फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री नहीं है। इसने किसको बोला? परचेज वालों को यार इन्वेंट्री खरीदो। क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है? नहीं हुई है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। इसने सप्लायर को बोला भैया माल लेकर आओ। क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है? नहीं हुई है। ये माल लेके पहुंच गया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है? यस सर, माल आ गया करोड़ों अरबों रुपए का, एंट्री बना दीजिए। एंट्री नहीं बनाएंगे तो सिस्टम में डाटा कैसे आएगा? अब यहाँ पे जैसे ही माल सप्लायर वाला स्टोर के अंदर डिलीवर करेगा तो स्टोर वाला बोलेगा मेरे पास इन्वेंट्री आ गई है। कैसे बोलेगा? एंट्री मार के। एंट्री मार के। बताओ लड़के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुमने सीखा था, जब इन्वेंट्री खरीदी जाती है तो क्या एंट्री बनाई जाती है?
बोलो इन्वेंट्री, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग सीख रहे, मटेरियल खरीदा जा रहा है, सही जी। तो क्या डेबिट करेगा मैं? मटेरियल डेबिट। अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो इन्वेंट्री, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो दवाइयां वही है तो इन्वेंट्री, पेनाडोल आ गई, और अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मटेरियल। एग्री करते हो? जिस किस्म की भी है, डन। पैसे कौन देगा? अकाउंट्स वाला। अभी तो स्टोर वाले ने माल आने की एंट्री बनाई है, तो एक एंट्री क्या बनाएगा? एंट्री क्या बनाएगा दोस्त? मटेरियल, मटेरियल, ये इन्वेंट्री डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। इस लाइबिलिटी को हम लोग किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? अक्रूवल के नाम से। किस नाम से? अक्रूवल के नाम से। एग्री करते हो? क्योंकि अभी इनवॉइस नहीं आई है, अभी इनवॉइस नहीं है। एग्री करते हो? किसी को दिक्कत परेशानी? एक एंट्री मैंने आपको सिखा दी है। कौन सी इन्वेंट्री है जनाब? कौन सी एंट्री है? टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल मैंने परचेज किया है, बात मानते हैं जनाब? ये मटेरियल आ गया स्टोर के अंदर, फिर स्टोर वाले ने प्रोडक्शन वाले को इशू कर दिया। अब जब मटेरियल स्टोर से निकल के प्रोडक्शन वाले पे चला गया, क्या अब वो कॉटन है? नहीं, अब वो कपड़ा बनने के लिए जा रही है। अब वो कपड़ा बनने के लिए, क्या वो मटेरियल है? नहीं सर, अब वो कॉटन है। नहीं तो कॉटन को कम करो, कॉटन को कम करो। तो जनाब जब ये मटेरियल इशू किया जाएगा स्टोर के अंदर, तो क्या एंट्री बनाई जाएगी? सर एंट्री बनाई जाएगी मटेरियल या फिर इन्वेंट्री क्रेडिट। बात मानते हैं? अब तो कम हो गया ना यार। कहां चला गया? प्रोडक्शन के अंदर। क्या माल बन रहा है अभी? क्या माल तैयार हो गया? माल तैयार हो गया, माल तैयार हो रहा है, तो हम डेबिट किसको करेंगे? वर्क इन प्रोसेस को। दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे भाई? और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, सिंपल दुकान बिकता, यहां से डायरेक्ट दुकान कस्टमर लेके चला जाता, दो कस्टमर लेके चला जाता, तो ये एंट्री होती है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और दोस्त अगर तो इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस होता तो मैन्युफैक्चरिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डायरेक्ट माल बिक जाता है। सर जब माल बिकता है तो हम उसको क्या रिकॉर्ड करवाते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? हैं जी? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी? ऑल ओके? आगे बढ़िए जी। सर इसने बोला भाई पैसे वैसे तो दो यार। इसने बोला बिल्कुल, आप जाके इनवॉइस जमा करा दीजिए। जैसी अकाउंट डिपार्टमेंट को इनवॉइस मिलेगी तो अब ये पैसे देना चालू करेगा। हाँ भाई पैसे देने का हिसाब किताब बनाओ। क्या एंट्री बनाएगा? एक एंट्री बनी थी यही, मटेरियल डेबिट और अक्रूवल क्रेडिट। अब अकाउंट्स वाला इनवॉइस चेक करेगा, हाँ भाई ज्यादा पैसे तो लगा के नहीं लिए, जितने में सौदा तय हुआ था उतने पैसे लगाओ। रेट चेक कर लिया इसने, हाँ भाई उतने का रेट लगाया। क्वांटिटी इससे देखेगा, हाँ भाई क्वांटिटी तुमने कितनी लिखी है? 50,000 kg। हाँ भाई बिल कितने का? 50,000 kg। ओके कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट निकालो इसकी भाई, पैसे देने शुरू करो। बात समझ में? मैंने क्या बोला? जब ये इनवॉइस चेक कर रहा होगा, तो अकाउंट्स वाला एक एंट्री बनाता है। उस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? अक्रूवल डेबिट। और अभी इन पैसे नहीं दिए, अभी अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। सर एक ही तो चीज है दोनों, अक्रूवल और अकाउंट्स पेएबल एक ही चीज है? नहीं सर एक चीज नहीं है, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। जब इनवॉइस आ जाती है तो कहलाता है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल में मुझे पता होता है मैंने किसको पैसे देने। अक्रूवल में मुझे अभी नहीं पता किसको पैसे देने। सही मुझे पता बंदा पैसे लेकर आया है लेकिन अभी ये पैसे मांग नहीं रहा। अक्रूवल का मतलब ये है मेरी लायबिलिटी है लेकिन सामने वाले ने बंदे ने पैसे भी मांगे नहीं है। अकाउंट्स पेएबल का मतलब मेरी लायबिलिटी और सामने वाले बंदे ने पैसे मांग भी लिए हैं। बस हमें दोनों में फर्क है। दोनों आपकी लायबिलिटी है, दोनों आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएंगे, एग्री? लेकिन दोनों में छोटा सा फर्क है। इसका मतलब अभी इनवॉइस नहीं आई है। इनवॉइस नहीं आई है तो सामने वाले बंदे ने पैसे मांगे भी नहीं है। इनवॉइस आ गई है तो इसका मतलब बंदे ने पैसे मांग लिए। दोनों मेरी लायबिलिटी है, दोनों एक ही नेचर है, एक ही चीज है, लेकिन छोटा सा स्लाइटली फर्क है। एग्री करते हो? और जब पेमेंट देंगे बॉस, जब पेमेंट देंगे तो आप एंट्री क्या बनाओगे? अकाउंट पेएबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। क्या सबों को बातें समझ में आई? मैंने क्या बोल दिया? ये प्रोसेस मेरे पास कहलाता है प्रोक्योरमेंट टू पे का प्रोसेस। बात समझ में? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का मतलब होता है परचेस डिपार्टमेंट। प्रोक्योर का मतलब खरीदना, परचेस का मतलब खरीदना।
बात समझ में आई दोस्त मैंने क्या बोला? तो मैंने आपको जो तीसरी वाली चीज है, कौन सी वाली मेरे दोस्त? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दी है, बात मानते हैं? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कॉपी करेंगे दोस्त, कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं आ सकती है सवाल के अंदर, अगर वो बोल दे ये वो है ट्रेडिंग बिजनेस देता है भाई, तो वो सवाल में दे चुका है। चले दोस्त कॉपी करेंगे, चले सर आगे बढ़ते हैं। सुने बॉस, एंट्रीज का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को दे दिया। मेरे पास बेसिकली इन्वेंट्री के दो सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास इन्वेंट्री के दो सिस्टम है, एक मेरे पास परपीचुअल और एक मेरे पास पीरियोडिक। जी सर सुने, मैंने बोला बॉस ये जो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ये क्या होता है? सुने जनाब, बहुत सारी अच्छा परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जनाब, आपने इन्वेंट्री परचेस की है और आपने जैसी इन्वेंट्री परचेस करने के बाद उसको सेल कर दी है, या अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपने उसको प्रोडक्शन में इशू कर दी है, तो आपको हर ट्रांजैक्शन के साथ अपना स्टॉक काउंट अपडेट करना पड़ेगा। यहां पे स्टॉक टेक, इसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक काउंट या फिर स्टॉक टेक एट एवरी ट्रांजैक्शन। आपको अपना स्टॉक काउंट करना है कब? हर ट्रांजैक्शन के साथ। एक ट्रांजैक्शन हुई और अपना स्टॉक काउंट अपडेट करो, अगर तो ये सीन है तो हम कौन सी इन्वेंट्री फॉलो कर रहे हैं सर? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमने बोला सर गाड़ियां सेल हो रही हैं, लार्ज वॉल्यूम है सर। एक जो गाड़ियां सेल करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल जो शोरूम है उसके पास कितनी गाड़ियां पड़ी होंगी? 10, 20, 30 गाड़ियां, एक गाड़ी बिक गई, स्टॉक काउंट कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी है। यहां पे कौन सी कॉस्टिंग फॉलो की जाएगी? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो की जाएगी। बात समझ में? मैंने क्या बोला सर? दवागो मेडिकल स्टोर है, वहां पे एक दवाई इन्होंने बेची, क्या दोबारा स्टॉक काउंट कर सकते हैं? सर कैसे करेंगे? जिंदगी लग जाएगी बहुत। इम्तियाज है, चेज है, क्या परपीचुअल मॉडल फॉलो कर सकते हैं? नहीं सर, कैसे कर सकते हैं सर? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है? पीरियोडिक का। पीरियोडिक में क्या होता है सर? जैसे ही आपको अपना स्टॉक काउंट कब करना है बॉस? आपने अपना स्टॉक काउंट कब करना है? स्टॉक टेक या फिर स्टॉक काउंट एट एवरी मंथ एंड या फिर एट एंड ऑफ मंथ। अगर तो आप मंथली कर सकते हैं तो मंथली कर लें, वरना क्वार्टरली कर लें। अगर फिर भी नहीं कर सकते तो जनाब हाफ ईयरली कर लें। फिर भी नहीं कर सकते तो दोस्त ईयरली तो लाजमी है। क्यों जनाब? हर ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक काउंट अपडेट आप नहीं कर सकते। क्या सबको बातें समझ में आई हैं? क्यों सर? इतना वॉल्यूम है, चेस का, इम्तियाज का, दवागो का, कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर वो बिजनेस है जहां पे इन्वेंट्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन इन्वेंट्री की वॉल्यूम बहुत कम है, तो फिर तुम कर सकते हैं। गाड़ी वाले हो गए, जहाज बनाने वाली कंपनीज हो गई हैं, शिप बनाने वाली कंपनीज हो गई हैं, एग्रीड, तो वो लोग तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वॉल्यूम वाले। बात समझ में मैंने क्या बोला? सर सुने, ये जो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है दोस्त, हमने बोला सर जब इन्वेंट्री को खरीदा जाएगा तो मैं डेबिट किसको करूंगा? मटेरियल को। यहां पे जब इन्वेंट्री को खरीदा जाएगा तो मैं डेबिट किसको करेगा? परचेजेस को। बात समझ में मैंने क्या बोला? ये फर्क है दोनों में, यस बॉस। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपने इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए बिन कार्ड बनाना है। यहां पे आपने कोई बिन कार्ड नहीं बनाना है। बिन कार्ड क्या होता है मैं बताएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एग्रीड। यहां पे इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट होगा। इन्वेंट्री बैलेंस अपडेट एट एवरी ट्रांजैक्शन।
यहां पे इन्वेंट्री का बैलेंस, इन्वेंट्री बैलेंस अपडेट एट एंड ऑफ या तो मंथ होगा या तो क्वार्टरली होगा या तो हाफ ईयरली होगा या तो एनुअली होगा, ईयरली। क्या बात समझ में आई? मैंने क्या बोल दिया जी जनाब? इन दोनों सिस्टम में बॉस हमने फीफो से भी सीखना है और वेटेड एवरेज से भी। क्या बात समझ में आई मैंने क्या बोला? तो सर हमारे पास दो इन्वेंटरी सिस्टम है, एक कौन सा? परपीचुअल और एक होता है पीरियोडिक। परपीचुअल में हर ट्रांजैक्शन के साथ आपको स्टॉक को अपडेट करना होता है। कैसे अपडेट करेंगे? बिन कार्ड के जरिए। जब मटेरियल को खरीदा जाएगा तो डेबिट में क्या करूंगा? मटेरियल। वहां पे किसको डेबिट करूंगा? परचेजेस को। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? पक्का? कॉपी करेंगे बॉस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी करें सर। कहाँ? पीरियोडिक में नहीं, परचेजेस डेबिट होती है। चले बॉस, चले सर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल से हम इसको समझेंगे, एक हैंडआउट में ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर है बॉस 2। चले सर क्वेश्चन नंबर 2। मैं सर ब्लर आ रही है, इंटरनेट का मसला होगा यार, ब्लर का। ये थोड़ा जूम पे होता है। हैंडआउट में जरा शेयर कर दूं जब तक आप लोग सवाल पढ़ें। चले सर, मैंने हैंडआउट भी शेयर कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। चले मेरे भाई, सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने चले। क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब मेरे पास, जंजीर लिमिटेड। सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर द लेजर अकाउंट यूजिंग फीफो एंड वेटेड एवरेज, दोनों से करना है हमने। डी अकाउंट और परपीचुअल और कैलकुलेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बेसिकली प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो सारी चीज हो जाएंगी। सवाल पढ़े, जंजीर लिमिटेड यूज द परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। सर अंडरलाइन करें परपीचुअल को। हमें इन्वेंटरी, हमें यानी कि बिन कार्ड बनाना है। हमें जो है वो हर ट्रांजेक्शन के साथ रिकॉर्ड को अपडेट करना है। बिगिनिंग इन्वेंटरी ऑफ टूथपेस्ट and data pertaining to its purchases and sale during the February 2021 are shown below। फरवरी का ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस और मेरे पास सेल्स है। चले सर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने चला। बॉस इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। दोस्त कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे बनेगी दोस्त? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस, तो मेरे पास क्या आ जाता है? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर उसके बाद मैं करता हूं जनाब लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे पास क्या आ जाता है? मेरे पास आ जाता है दोस्त कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दे रहा तो हम कहां तक करेंगे जनाब? ग्रॉस प्रॉफिट तक करेंगे। ठीक हो गया? आइए सर सुने बॉस, मैं यहां पे वर्किंग नोट बना रहा हूं। जी जनाब, क्या फरमाया जा रहा है? आइए सबसे पहले मैं सेल्स की बातें करता हूं। लड़के सेल्स के बारे में क्या फरमाया जा रहा है? इन्होंने बोला सर हमने 2 दफा सेल्स किए, एक दफा हमने 8 यूनिट बेचे हैं और एक दफा हमने कितने यूनिट बेचे हैं बॉस? 24 यूनिट। 8 यूनिट हमने कितने के बेचे हैं? 60 रुपए के। 24 यूनिट भी कितने के बेचे हैं? 60 रुपए के। और लड़के मैं सेल्स की वर्किंग करने चला। मैं यहां पे लिखूंगा अगर तो डेट, यहां पे मैं लिखूंगा दोस्त यूनिट, यहां पे मैं लिखूंगा जनाब रेट, पैसे कितने के बेचे, और यहां पे मैं लिख दूंगा टोटल अमाउंट। जी सर 2 ट्रांजेक्शन हुई है सेल्स की, एक मेरे पास 19 फरवरी को
और एक मेरे पास जनाब 28 फरवरी को, एक मेरे पास 19 फरवरी को और एक मेरे पास 28 फरवरी को। 19 फरवरी को मैंने कितने यूनिट्स बेचे? 8 और इधर 24। कितने कितने के बेचे? 60 रुपए के। लड़के नंबर बताओगे कितना? ये कितना? 480। ये 1440। ऐड करो लड़के कितना? 1920। तो जनाब मेरे पास सेल्स कितनी आ गई? 1920। एग्री करते हो? बिल्कुल चिल्लड़ बच्चों वाले सवाल है ये। अच्छा सर आगे उसके बाद ही कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक। मेरे पास ओपनिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? मल्टीप्लाई में एक यूनिट कितने का? 28 रुपए का। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी? 140। आओ लड़के परचेजेस के ऊपर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, मैं यहां पे परचेजेस का नंबर कैलकुलेट करने चला। मैंने बोला जनाब यहां पे डेट तारीख, यहां पे 2 यूनिट्स, यहां पे जनाब रेट और यहां पे रुपीस अमाउंट। यस बॉस। परचेजेस कितनी दफा हुई है लड़के? 3 दफा हुई है। कौन कौन सी तारीखों में? 4 फरवरी और 18 फरवरी और 27 फरवरी। 8 फरवरी को कितने यूनिट दोस्त? 5, 10 और 20। कितने कितने के? 32 और सॉरी 32, 34 और 40। हाँ लड़के कितना? 160, फिर 340, फिर 800। तो कितना लड़के बोले? 1300। चले बॉस कितना लड़के? 1300। ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना? 14। किसी को दिक्कत परेशानी? सर क्लोजिंग स्टॉक का सीन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का सीन करते हैं। हमने बोला सर पहले किससे सॉल्व करने चलेंगे? हमने बोला सर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे फीफो से। मेथड कौन सा है मेरे पास? परपीचुअल का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बिन कार्ड। हर ट्रांजेक्शन के साथ अपडेट करना पड़ेगा। तो मुझे एक अदद बिन कार्ड बनाना पड़ेगा। लड़के बिन कार्ड क्या चीज होती है? आओ जी सीखते हैं। हमने बोला सर बिन कार्ड हम बनाने चले, हम बिन कार्ड बनाने चले। इस तरह से ढेर सारी लाइनें खींची जाती हैं। ऐसे ही दोस्त यहां पे 3 कॉलम। ये बड़ा तसल्ली से सीखिएगा, फिर यही कॉन्सेप्ट एक दफा फिर से प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आएगा। चले लड़के यहां पे मैं क्या लिखेगा दोस्त? यहां पे मैं लिखेगा डेट, यहां पे मैं लिखूंगा परचेजेस, यहां पे मैं लिखूंगा सेल्स अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है, वरना फिर इशू। इसको परचेजेस नाम दे दो या फिर रिसीट का नाम दे दो। और यहां पे मेरा भाई बैलेंस है। चले सर यहां पे मैं लिखूंगा दोस्त यूनिट, रेट, रुपीस, यहां पे यूनिट, रेट और अमाउंट रुपीस, यहां पे यूनिट, रेट और रुपीस। फिट है? चले सर सुनेंगे। सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग तारीखों का बड़ा खास ख्याल रखिएगा जी जनाब। 1 फरवरी को क्या हुआ है मेरे पास? यहां पे ओपनिंग इन्वेंट्री पहले से पड़ी हुई थी। कितने यूनिट बैलेंस में पड़े हुए थे? 5 यूनिट 28 रुपए के हिसाब से। लड़के कितना? 140। हमने बोला सर ये परपीचुअल है, हर ट्रांजेक्शन के साथ रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा। अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है? 4 फरवरी को। क्या हुआ है? 5 यूनिट मैंने खरीदे। कितने के? 32 रुपए के हिसाब से। कितना? 160। लड़के सुनो, पहले से कितने यूनिट पड़े हुए थे और कितने आ गए? 5। सर दोनों का मिला के रखे हैं। मैंने बोला नहीं सर इशू करने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेथड कौन सा है मेरे पास? फीफो। फीफो का मतलब पहले ओपनिंग, पहले
फर्स्ट जो आया उसको पहले इश्यू करो, फिर बाद वाले को मिक्स कर दोगे तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पहला वाला कहां पर है? एग्री करते हो? तो दोनों को अलग अलग रखे। पहले आप ओपनिंग के 5 यूनिट पड़े हुए 28 के हिसाब से 140 बन गया, और अभी अभी मैंने मजीद 5 खरीदे किस रेट पे? 32 के रेट पे। कितने हो गए दोस्त? 160। तो टोटल कितना हो गया? 10 यूनिट इस रेट पे। क्या सबों को बातें समझ में आ रही है? सर परपेचुअल है, हर ट्रांजेक्शन के साथ रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा। अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है? कौन सी फरवरी दोस्त? 18 फरवरी। क्या हुआ लड़के? 10 यूनिट परचेज किए किस रेट पे? 34 के रेट पे। कितना? 340। ऐसा ही है। पहले से मेरे पास 5 पड़े हुए थे 28 के रेट पे 140, फिर 5 खरीदे थे मैंने। अभी अभी मैंने कितने खरीदे? मजीद मैंने 10 खरीदे 34 के रेट पे। कितना? तो माशाल्लाह कितने हो गए सर? 20 यूनिट हो चुके हैं इस पैसों के हिसाब से। कोई दिक्कत परेशानी है तो बतलाइए। अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है? 19 फेब को। क्या हुआ है लड़के? सेल हुआ है भैया। कौन सा मेथड है मेरे पास? फीफो। कितने यूनिट बेचे मैंने? मेथड कौन सा है? बोले तो जो पहले वाला था मैंने अपडेट करके चल रहा हूं, तो मुझे ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास ये जो 5-8 बिके फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कौन सा वाला बिका होगा पहले? ये बिक गए। कितने के खरीदे थे सर? बिके कितने के? 60 रुपए। ये बन रहा है बिन कार्ड। बिन कार्ड इन्वेंट्री में से किस पे रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट पे। इन्वेंट्री में से किस पे रिकॉर्ड होती है? जो 60 का बिका वो तो सेल में चला गया ना यार। इन्वेंट्री में से किस पे रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट पे। कितना दोस्त? 140। टोटल कितने हुए थे? इशू 8। 5 में चले गए, बाकी इसमें से कितने जाएंगे? किस रेट पे? 32। कितना? 90। तो जनाब ये 5 बिक गए। ये 5 में से कितने बिक गए? 3। कितने रह गए? 2। और ये 10 बाकी के जो बचे हैं। 32 और 34। ये कितना? और ये 300। किसी को कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई? बिल्कुल भी नहीं है। आगे नेक्स्ट अगली हुई है मेरे पास 27 फरवरी। यस बॉस। क्या हरकत हुई है 27 को? मैंने 20 यूनिट खरीदे किस रेट पे? 40 के रेट पे। कितना जी? 500 800 ठीक हो गया जनाब। चले बॉस। तो पहले से मेरे पास 2 यूनिट पड़े हुए थे 32 के रेट पे 64, फिर मेरे पास 10 पड़े हुए थे 34 के रेट पे 340, और अभी कितना सर? 20 पड़े हुए किस रेट पे? 40 के रेट पे। कितना? 800। कोई परेशानी दिक्कत? अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है? 28 फरवरी को। क्या किया आपने सर जी? कितना माल बेचा? 24 यूनिट बेचे 60 रुपए। सर वो 60 रुपए तो सेल्स में चले गए, इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होगी? कॉस्ट पे। कितने बेचे? 24। मेथड कौन सा? 2 ये चले गए 32 के रेट पे, 10 भी ये चले गए किस रेट पे? कितने बकाया बचे? 24 इशू करने हैं, 2 और 10 चले गए। कितने बचे? 12 किस रेट पे? 40 के रेट पे। तो लड़के कितना बना ये? 64 ये, 340 ये, 480। 2 बिक गए, 10 ये भी चले गए। 20 में से कितने चले गए? 12। कितने रह गए? 8। 40 के हिसाब से कितने? 320। तो सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितनी? 320। दिक्कत? सर क्या रेट है 40 रुपए का? अगर ये 38 रुपए का बिकेगा तो मैं किस पे रिकॉर्ड कराऊंगा? लोअर पे 38। अगर ये 45-45 का बिकेगा तो लोअर पे। सिखाया भी मैंने, अभी कुछ नहीं लिखा हुआ तो सर इसका मतलब दुनिया से चल रही है वैसे बिकेगा आराम से। कितना बॉस? 1120। तो जनाब प्रॉफिट कितना? 800 का। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है, इजी बिल्कुल। सारे कॉन्सेप्ट ग्रिप पे। सर फटाफट कॉपी करें, फटाफट 1 मिनट के अंदर। चले सर आगे बढ़ते हैं। जी बॉस आगे बढ़ेंगे, सुने। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने चले जनाब किससे? इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने चले किससे? वेटेड
एवरेज। सर क्या फर्क पड़ेगा, सेल में कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, सेल तो वही है, उतने रुपए की सेल हो रही है, परचेज उतने का ही माल खरीदा। फर्क किस पे पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक पे। किस पे पड़ेगा दोस्त, क्लोजिंग स्टॉक पे। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक किस पे कैलकुलेट करने चला, वेटेड एवरेज बेसिस के ऊपर। बात समझ आ रही है सर। चलें बॉस, चलें बॉस, तो मैं जरा ये चीजें डाटा मिटा दूं, ये जरा चीजें डाटा मिटा दूं। चले सर सुनेंगे वेटेड एवरेज। सर वेटेड एवरेज से सॉल्व करने चले बॉस, सुने। ओपनिंग में सर कितने मेरे पास फर्स्ट स्टेप को कितने यूनिट्स पड़े हुए, 5 किस रेट पे, 28 के हिसाब से कितना हो गया 140। सुने, फिर मैंने 4 फरवरी को कितने यूनिट खरीदे, 5 किस रेट पे, 32 के रेट पे, कितना 1। सुने जी, मेथड कौन सा हमारे पास, वेटेड एवरेज में क्या होता है सर, ओपनिंग में कितना पड़ा हुआ है 5, अभी कितना खरीदा हमने, सर एवरेज कर दे, अलग अलग हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, मिला दें एक साथ, एवरेज कर दे, मिला रहे एक साथ। ओपनिंग में कितने यूनिट थे 5, इस बार कितने, टोटल कितने यूनिट है, ओपनिंग की इन्वेंट्री कितने रुपए की थी 140, अभी कितने की आई है। ओपनिंग करंट को अलग रखने की जरूरत नहीं है, दोनों को मिला दीजिए, ये बनेगा। डिवाइड करके नया रेट निकाल लें जो कि एवरेज रेट कहलाएगा, कितना दोस्त 30। फिट है, ये कहलाता है एवरेज, वेटेड एवरेज। आगे फिर अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है, 18 फरवरी को मैंने मजीद 10 यूनिट खरीदे, कितने के 34 के, कितने हो गए 340। ओपनिंग में पहले से कितने पड़े हुए थे सर, ओपनिंग का हिसाब किताब नहीं, मिला दीजिए, मर्ज कर दीजिए। पहले कितने पड़े हुए थे 10, मजीद कितने खरीदे मैंने 10, टोटल कितने हो गए 20। जो 10 पड़े हुए थे कितने रुपए के थे 300, अभी कितने के खरीदे मैंने 300, मिला दीजिए, एवरेज कर दीजिए, कितने हो गए, डिवाइड करके नया रेट निकालने, कितना 32। अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है, 19 फरवरी को, कितने यूनिट बेचे मैंने 8। सर ओपनिंग में से बेचे, करंट में से बेचे, सर ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है, एवरेज कर दिया, लेटेस्ट एवरेज रेट कितना है, बस इसी में से बेचे। इसके अंदर ओपनिंग करंट मरंट सब शामिल है, सब एवरेज हुआ है, कितना बना 256। तो 20 में से कितने यूनिट चले गए 8, कितने रह गए 12। 32 के रेट पे कितना दोस्त 384। बात नहीं, मैंने क्या बोला। अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है 27 को, मैंने कितने यूनिट खरीदे 20, किस रेट पे 40 पे, कितना हो गया 800। जनाब पहले से कितने पड़े हुए थे 12, कितने आ गए मजीद 20, कुल मिला के 32। 384 का माल पहले से था, मजीद कितना आ गया 800, कितना हो गया 11, डिवाइड करके नया रेट निकाला जाए 37। आखिरी ट्रांजेक्शन 28 फरवरी को मैंने 24 यूनिट बेच दिए। सर कितने के, ओपनिंग वाले करंट वाले, ओपनिंग करंट का हिसाब किताब नहीं है, जो लेटेस्ट अपडेटेड एवरेज रेट हो चुका है कितना 37। तो कितना दोस्त 888। फिट है। तो 32 यूनिट में से कितने यूनिट चले गए 24, कितने रह गए 8, लेटेस्ट रेट 37, कितना बना 296। और लड़के तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, गलत है सही है 296। चले बॉस ये कितना 1144, ऐसा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना 77। क्या सबको बात समझ में आई, क्या सर सबको बात समझ में आई, पक्का। तो जनाब आज की क्लास के अंदर हमने थोड़ी बहुत एंट्री सीख ली है और फीफो वेटेड एवरेज का परपेचुअल हमने सीख लिया है, एग्री करते हैं। अभी इस पे क्या सीखना बाकी है, एनआरवी सीखनी बाकी है और फीफो वेटेड एवरेज का पीरियोडिक सीखना बाकी है। चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म, फिर पास्ट पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट, आपको पता चलेगा कि आईकेएफ के सवाल आते कैसे, किस लेवल पे जाना आपने। अभी आप इस लेवल पे खड़े हैं, आपको टक टक आहिस्ता आहिस्ता इस आईकेएफ के लेवल पे पहुंचाना है, एग्री करते हैं। चलें सर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।